काफी चीजें पढ़ ली थी वर्ग में है। कल का क्वेश्चन है ना? मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद कर लोगे। ये वर्ग है, इसमें समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ये विकर्ण यहां से यहां काट रहा है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसको ई माना था ना, और इसको ओ, इसको पी माना था। बताओ कौन सी लंबाई बताऊं, एक बता दूंगा, सारी नहीं बताऊंगा। मैं आपको सीपी बता देता हूं, बाकी सीपी ये पूरी अगर ए है तो ये भी तो ए होगा, समबाहु त्रिभुज है तो, और ये भी ए होगा। तो अगर ईपी ज्ञात करना है, ईपी ज्ञात करना है तो आप इसमें से माइनस कर देना किसको, सीई में से सीपी को माइनस कर देना, ईपी आ जाएगा, है ना। और बीपी और डीपी में से एक आ जाएगा तो फिर बीडी, बीडी तो पूरा है ही आपके पास में, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। तो अगर बीपी दे दिया तो फिर डीपी भी ज्ञात कर सकते हो, बीपी दे देंगे तो डीपी भी ज्ञात कर सकते हो। ये एंगल 75 डिग्री का आया था, याद है क्या? और ये जो एंगल है ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण 60 डिग्री का होता है, और ये एंगल भी समबाहु त्रिभुज होने के कारण 60 डिग्री का होता है, और ये एंगल है ये 45 डिग्री का होता है, सॉरी 45 डिग्री का यहां होता है, ये 45 डिग्री का यहां होता है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है इसलिए 45 डिग्री का होता है। साइन 45 डिग्री बट्टे सीपी, ट्राइंगल पीसीबी में देखो, ट्राइंगल पीसीबी को देखो, साइन 45 डिग्री बट्टे सीपी बराबर साइन 75 डिग्री बट्टे बीसी, ये 45 डिग्री का एंगल है। साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन ए बट्टे भुजा ए बराबर साइन बी बट्टे भुजा बी, साइन 45 डिग्री बट्टे सीपी बराबर साइन 75 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा, बीसी। अब देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 सीपी बराबर हो जाए, साइन 75 होता है √3 + 1/2√2। तो अब थोड़ा सा देखो याद रखा हुआ तो काम आएगा, √3 + 1/2√2, और बीसी की लंबाई कितनी है, ए, बीसी की लंबाई क्या है, ए। √2 से √2 तो कट जाएगा, और सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी इधर जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा A/√3 + 1, A/√3 + 1 आ जाएगा। हाँ 2A है ना, 2A/√3 + 1 हो जाएगा। इसको √3 - 1 से परिमेयकरण करेंगे, अब इसका गुणनफल तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और सीपी बराबर आ जाएगा A गुणा √3 - 1, ये सीपी की लंबाई आ जाएगी। ईपी ज्ञात करना है तो सीई - सीपी कर देना, ईपी ज्ञात करना है तो सीई - सीपी कर देना, ठीक है। बीपी ज्ञात करना है, सपोज करो बीपी ज्ञात करना है, भाई सर मुझे तो बीपी ज्ञात करना है, तो बीपी जो है वो 60 डिग्री के सामने की भुजा है, तब आ जाएगा साइन 60 डिग्री बट्टे बीपी बराबर हो जाएगा साइन 75 डिग्री बट्टे हो जाएगा बीसी। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगा, और ये बीपी हो जाएगा बराबर ये √3 + 1
अपॉन 2√2, BC की लंबाई कितनी है A, 2 से 2 कट जाएगा, A बराबर √3 + 1 अपॉन √6 हो जाएगा क्या, है भाई? ए नहीं, बीपी ज्ञात करना है हमें तो, बीपी ज्ञात करना है, तो बीपी ज्ञात करना है, तो बीपी बराबर हो जाएगा √6 अपॉन ए भी आएगा ना, √6a बट्टे हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1, ये हो जाएगा, ये बीपी की लंबाई आ जाएगी। डीपी ज्ञात करना हो तो डीपी बराबर हो जाएगा BD माइनस बीपी, डीपी बराबर हो जाएगा BD माइनस बीपी। या तो ऐसे कर लोगे, या ये 75 डिग्री है तो ये 105 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ये दोनों मिलके 135 हो गए तो ये 45, ये वैसे भी 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 105 डिग्री बट्टे उसके सामने की भुजा क्या है A, बराबर साइन 30 डिग्री बट्टे हो जाएगा डीपी, इससे वैल्यू रख के डीपी ज्ञात करोगे। अगर कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ गए तो ये पूछ लेंगे फिर आपसे, नहीं तो नॉर्मली एंगल पूछ लेते हैं कि एंगल क्या होगा। साइन 75 साइन 15 को साइन 105 को यूज करवा सकते हैं आपसे। साइन 105 साइन 75 के बराबर ही तो होता है। 105 क्या होता है, 180 माइनस 75, तो साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 75 और साइन 105 बराबर ही होंगे, तो साइन 105 की जगह भी √3 + 1 अपॉन 2√2 आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, वैल्यू रखो, ए आपको दे ही रखा होगा, उसके आधार पर डीपी ज्ञात कर लोगे। आपने कैसे ट्राई किया था, साइन रूल यूज करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट लिख सकते हैं, यूजिंग साइन रूल, ये बस ध्यान रख लो, यूजिंग साइन रूल। चलो आगे चलें क्या, कल का जो कंसेप्ट था वो बीच में रह गया था, एक सुंदर सा डायग्राम बनाया था हमने, काम अभी बीच में रह गया था, दोबारा करते हैं उसको। ये ऐसे हमने एक चतुर्भुज लिया था, A B C D, इसका मिड पॉइंट था P, इसका मिड पॉइंट था Q, इसका मिड पॉइंट था R, इसका मिड पॉइंट था S। इनको हमने मिलाया था, ऐसे मिलाया था, ऐसे मिलाया था, एक ट्रायंगल यहां बना था, एक ट्रायंगल यहां बना था, एक ट्रायंगल ये बना था, एक ट्रायंगल ये बना था। अगर मैं ए को सी से मिला दूं, ये जो ट्रायंगल है ये 1/4 ऑफ ट्रायंगल ADC था,
ये जो ट्राइंगल है ये 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और ये दोनों मिलके 1/4 ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो जाएंगे। ये वाला जो है ये 1/4 ऑफ एबीडी है, ट्राइंगल एबीडी है। और इधर वाला ये जो ट्राइंगल है ये 1/4 ऑफ ट्राइंगल बीसीडी है। और ये दोनों मिलके, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके 1/4 ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो जाएंगे। अगर मैं इन चारों को मिला दूं आपस में, इसको 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 और इसको चारों को मिला दूं, तो ये दोनों, अगर मैं कहूं कि एबीडी का एडीसी का और एबीसी है, ये दोनों मिलके पूरा चतुर्भुज बनता है। तो ये 1/4 हो गया एबीसीडी का और ये भी दोनों मिलके 1/4 हो गए। तो 1/4 और 1/4 क्या होता है? हाफ होता है। तो ये जो कोने पर बन रहे हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये मिलके पूरे चतुर्भुज का आधा होंगे। तो बीच में बना हुआ चतुर्भुज है, ये भी पूरे चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? आधा। आधा हो जाएगा किसका? चतुर्भुज एबीसीडी का। आधा हो जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का। अब इसमें एक मजेदार चीज और होती है। अब वो मजेदार चीज क्या है वो आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? पूरा पूरा समझ में आ गया। मैं अभी एकदम स्पीड से बनाता हूं इसी डायग्राम को दोबारा। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जितना समझ में आया था उसको अपने पास में संभाल के रखना। उसके आगे की बातें बता रहा हूं। एक विकर्ण ये बनाया, एक विकर्ण ये बनाया। अब जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम केयरफुली समझो। ये पी क्यू आर एस है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको ओ मान लेते हैं। इसको मान लेता हूं यू, इस पॉइंट को मान लेता हूं वी, इस पॉइंट को मान लेता हूं डब्ल्यू, इस पॉइंट को मान लेता हूं एक्स। जहां पर ये मिल रहे हैं इन पॉइंट्स को। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं ट्राइंगल नंबर 1, इसको बोल देता हूं ट्राइंगल नंबर 2, इसको बोल देता हूं 3, इसको बोल देता हूं 4, इसको बोल देता हूं 5, इसको बोल देता हूं 6, इसको बोल देता हूं 7 और इसको बोल देता हूं 8। अब जो मैं कुछ बातें बोल रहा हूं उनको ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना। मैं एक ट्राइंगल लेता हूं एओडी, एक ट्राइंगल ले लेता हूं एओडी। ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया? एओडी लिया। अगर मैं एओडी को ध्यान से देखूं तो एस है वो इसकी एडी भुजा का मध्य बिंदु है और एओ के पैरेलल है एस यू। क्योंकि एसी के पैरेलल अगर एस आर है तो एओ के पैरेलल हो जाएगा एस यू, और एस है वो इसका एडी का मिड पॉइंट है, तो जो यू है वो डीओ का मिड पॉइंट होगा। एओ के पैरेलल है एस यू, एओ के पैरेलल है एस यू। बोलो हाँ या ना? एस एडी का मिड पॉइंट है तो यू डीओ का मिड पॉइंट होगा। और किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। तो ये जो एस यू है ये एओ से आधी होगी।
एस यू एओ से आधी होगी, एओ के समांतर तथा एओ से आधी होगी। कारण क्या है, एस है वो एडी का मिड पॉइंट है और यू है वो डीओ का मिड पॉइंट है। एस है वो एडी का मिड पॉइंट है, डीओ है, यू है वो डीओ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का पता कैसे चला, क्योंकि एस यू है वो एओ के पैरेलल है, समांतर है। तो अगर मैं ये समांतर, इस रेखा के ये समांतर बना दूं यहां पर, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इसको एक एक में रेशो में डिवाइड करेगा, और ये इसके अगर समांतर है तो ये इसको भी एक एक के रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यू है वो डीओ का मिड पॉइंट होने से जितना डीओ होगा उतना ही यूओ होगा। अच्छा, एक चीज आपने ये पढ़ी थी कि ये जो चतुर्भुज बनता है ये समांतर चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज समांतर होता है क्योंकि एसी के पैरेलल है पी क्यू और एसी के पैरेलल है एस आर। तो एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इधर से जो बी डी है उसके पैरेलल है एस पी और बी डी के पैरेलल क्या है आर क्यू। तो ये जो चतुर्भुज बनता है ये कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आर क्यू है उसके पैरेलल होगी ये वाली लाइन, ये बी डी के पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल है। तो मैं यहाँ इसके आधार पर ये भी कह सकता हूं, इसके आधार पर ये भी कह सकता हूं कि ये जो आर क्यू है इसके पैरेलल यू डब्ल्यू होगी और UW के पैरेलल SP है। तो SP के पैरेलल UW है, तो UW इसके अगर पैरेलल है, UW इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, SVOU, ये भी तो समांतर चतुर्भुज होगा। VO तथा SU आपस में पैरेलल होंगे, DO तथा SV भी पैरेलल होंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो जितनी लंबाई VO की होगी उतनी ही लंबाई SU की होगी, जितनी लंबाई VO की होगी उतनी ही लंबाई SU की होगी। अगर इस लंबाई को मैं क्या मानूं, कौन सा अल्फाबेट, EFG मान लेते हैं, इस लंबाई को मैं E मान लूं, तो ये इसका मिड पॉइंट होने से ये लंबाई भी तो E हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल है और यहां पर पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो ये लंबाई भी तो E हो जाएगी। यहां से मैं अगर, जैसे ये जो U है ये DO का मिड पॉइंट है, ऐसे ही जो V है वो AO का मिड पॉइंट होगा। तो AO का मिड पॉइंट होगा, इसको E मानना है, तो AV को मैं F मान लूं तो OV है वो भी तो F होगा, और ये F है तो ये भी F होगा। और ये मिड पॉइंट था किसका, AD का मिड पॉइंट S था, तो इसको मैं अगर लंबाई G मान रहा हूं तो ये लंबाई भी तो G हो जाएगी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर की 1 की भुजा हो जाएगा EFG और ट्राइंगल नंबर 2 की भुजा भी हो जाएगा EFG। तो ये जो ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 है ये आपस में सर्वांग सम होते हैं, बस ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सर्वांग सम है। ऐसे ट्राइंगल नंबर 3 और 4 है, इधर आएंगे, ट्राइंगल नंबर 3 और 4 है ये आपस में सर्वांग सम होंगे। ट्राइंगल नंबर 5 और ट्राइंगल नंबर 6 है ये आपस में सर्वांग सम होंगे। ट्राइंगल नंबर 7 और ट्राइंगल नंबर 8 है ये आपस में सर्वांग सम होंगे। ट्राइंगल नंबर 1 का ट्राइंगल नंबर 2 सर्वांग सम है तो इनका एरिया बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ट्राइंगल नंबर 1 बराबर ट्राइंगल नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 4 का बराबर होगा, तो ट्राइंगल नंबर 3 बराबर ट्राइंगल नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइंगल नंबर 5 और 6 बराबर होंगे, तो ट्राइंगल नंबर 5 बराबर ट्राइंगल नंबर 6 हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइंगल नंबर 7 और 8 बराबर होंगे, तो ट्राइंगल नंबर 7 बराबर ट्राइंगल नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी
अगर मैं ये कहूं कि 1 3 5 7 का योग 2 4 6 8 के योग के बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं आप। एक छोड़ के एक, पहले इसको ले लिया, इसको छोड़ दो, इसको ले लिया, इसको छोड़ दो, इसको ले लिया, इसको छोड़ दो, इसको ले लिया, इनके क्षेत्रफलों का योग। फिर दूसरा ले लिया, इसको छोड़ के ये ले लिया, फिर इसको छोड़ के ये ले लिया, फिर इसको छोड़ के ले लिया, इनके क्षेत्रफलों का योग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब मुझे थोड़ी सी एक दो बात और बता दो। अगर ये चार, ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, तो इधर से कोई दो ले लूं, इधर से कोई दो ले लूं, दो इधर से ले लूं, दो इधर से ले लूं, तो फिर वो बाकी बचे हुए दो इधर वाले और दो इधर वाले के बराबर हो जाएगा। मान लो इन सब का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इन सब का क्षेत्रफल, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है, इसका एफ, इसका सॉरी ए है तो इसका भी ए है, ऐसे ले लो है ना। इसका एरिया बी है तो इसका एरिया भी बी है, इसका एरिया सी है तो इसका एरिया सी है, इसका एरिया डी है तो इसका एरिया डी है। अगर सर्वांग समय तो क्षेत्रफल बराबर बराबर होंगे होंगे। अब आप देखो, 2 3 तथा 6 7 को जोड़ते हैं, 2 3 6 7 को जोड़ते हैं, और ये सारे मिलके, ये सारे के सारे मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे चतुर्भुज का आधा होते हैं। आधा तो अंदर वाला चतुर्भुज होगा, और आधे ये जो कोने पर बने हुए 4 त्रिभुज हैं ये होंगे। तो ये टोटल मिलके, सारे के सारे मिलके हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो जाएंगे। अब अगर मैं 2 3 तथा 6 7 को जोड़ दूं, 2 3 2 3 6 और 7, 2 का एरिया क्या है ए, 3 का एरिया क्या है बी, 6 का एरिया क्या है सी, और 7 का एरिया क्या है डी, इनको जोड़ दूं तो बराबर 1 8 4 5 के बराबर हो जाएगा, 1 8 4 5 के बराबर हो जाएगा। एक का मान क्या है ए, 4 का मान क्या है बी, 1 4 5 8, 5 का मान क्या है सी, और 8 का मान क्या है डी, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का जो योग आया है 2 3 7 6 7, ये आधे का आधा हो जाएगा। ये पूरा अगर ये सब मिलके ए बी सी डी का आधा है तो उस आधे का आधा तो ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा, दोनों 1/4 हो जाएंगे। तो वही बात आ गई, ये पूरा और ये पूरा मिलके पूरे चतुर्भुज का 1/4, ये पूरा और ये पूरा मिलके पूरे चतुर्भुज का 1/4, और 1/4 ये दोनों मिलके हुए, 1/4 ये दोनों मिलके हुए, तो चारों मिलके क्या हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हाफ, और ये जो अंदर वाला जो बनेगा ये भी टोटल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ये भी टोटल का क्या हो जाएगा हाफ। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला चतुर्भुज, वो इस चतुर्भुज के सर्वांग सम होगा, एकदम डिक्टो एक जैसे होंगे दोनों। और ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला, ये इस चतुर्भुज का डिक्टो होगा, एकदम ऐसा का ऐसा सर्वांग सम होगा। एकदम इसका, इनके क्षेत्रफल किस रेशो में होंगे, इनके क्षेत्रफल किस रेशो में होंगे, इनके क्षेत्रफल ये लंबाई और ये जो लंबाई आई है इनके स्क्वायर के समानुपाती होंगे। अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर एक्स अनुपात वाई आता है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। तो इसका रेशो पूछे तो वो आ जाएगा वीओ तथा
ओ एक्स के रेशो में, उनके स्क्वायर के रेशो में होगा। देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करवाएं, आड़ी तिरछे विकर्ण रेखाएं मध्य बिंदु मिला मिलू के कैसे भी पूछे, आप बता सकते हो इनके एरिया या क्षेत्रफल क्या होंगे। नहीं होंगे यार सर्वांग सम, सॉरी, नहीं होंगे। बता दूंगा क्यों नहीं होंगे। नहीं होंगे, ये सर्वांग सम नहीं, मैं बता दूंगा क्यों नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि यूओ तथा ओ डब्ल्यू बराबर नहीं है। यूओ तथा ओ डब्ल्यू बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओडी का मिड पॉइंट है और ये ओबी का मिड पॉइंट है, तो ओडी तथा ओबी बराबर नहीं है। ओडी तथा ओबी का बराबर होना जरूरी नहीं है, और अगर ओडी और ओबी का बराबर होना जरूरी नहीं है, तो ये तो है ओडी का मिड पॉइंट और ये क्या है, ओ डब्ल्यू का मिड पॉइंट, तो ये आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ये आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। हाँ, समांतर चतुर्भुज बनेंगे, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सर्वांग सम है। क्या चीज है? मैं चतुर्भुज की बात, हाँ, 2 और 3 सर्वांग सम नहीं हो सकते। 1 और 2 होंगे, 3 और 4 होंगे, 5 और 6 होंगे, 7 और 8 होंगे, ये ट्राइंगल सर्वांग सम होंगे। मैं कह रहा हूं ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूओ तथा ओ डब्ल्यू है, ये भी आपस में बराबर होने पर ही हो सकता है। यूओ तथा ओ डब्ल्यू बराबर कब हो सकते हैं? क्योंकि यूओ है, ये डीओ का आधा है, और जो ओ डब्ल्यू है वो इससे बीओ का आधा है। क्योंकि यू जो है ये ओडी का मिड पॉइंट है, और डब्ल्यू है वो बीओ का मिड पॉइंट है। तो ये जो यूओ आया है ये है ओडी का आधा, और ये जो ओ डब्ल्यू आया है ये है बीओ का आधा। तो अब ओडी और बीओ बराबर हो गए, तब तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, अदरवाइज सर्वांग सम नहीं होंगे। अदरवाइज सर्वांग सम नहीं होंगे। क्लियर है? अब आपको एक मजे, ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपको एक मजेदार चीज और बताता हूं। आप एक रेंडम चतुर्भुज लेते हो, कोई सा भी एक रेंडम चतुर्भुज लिया, जिसकी भुजाओं के बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज नहीं है। ए बी सी डी और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये जस्ट एक चतुर्भुज है। अंदर जो चतुर्भुज बनेगा वो समांतर बनेगा, और इसका आधा भी होगा इसका क्षेत्रफल। एक रेंडम चतुर्भुज लिया, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो जो नया चतुर्भुज बना है वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। मैंने एक ट्रेपेजियम लिया, ट्रेपेजियम यानी समलंब, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये जो चतुर्भुज बनेगा ये समांतर ही बनेगा। मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया,
इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, नया चतुर्भुज भी समांतर होगा। इसको स्टार लगा दो। क्यों लगा दो? आपको कई किताबों में यह मिलेगा कि समांतर चतुर्भुज की मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आयत बनता है। एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें भी आपको आयत मिल सकता है। मैंने देखा है 9वीं या 10वीं क्लास की किताब है, उसमें समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई आकृति को आयत दिखाया गया है। मैं अभी आपको बता दूंगा आयत क्यों नहीं होता है। अभी आपको बताऊंगा आयत क्यों नहीं होता है। ठीक है ना? आपने समचतुर्भुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये समचतुर्भुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया, बाहर है ये समचतुर्भुज है, तब अंदर बनी हुई आकृति है वो आयत होगी। आपने एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, आपको सर आपने तो कहा था अंदर समांतर चतुर्भुज ने, अब आप कह रहे हो आयत होगा, तो आयत भी तो समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है। समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा सुधार दो, आयत बन जाता है। एंगल्स बराबर कर दो, आयत। समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत का सुधरा हुआ रूप होता है, या ये कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है वो आयत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। एंगल्स बिगाड़ दो, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, एंगल वापस सही कर दो, आयत बन जाएगा। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, और ये जो बनी हुई आकृति है ये वर्ग होगी, सॉरी समचतुर्भुज होगा। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, अंदर बनी हुई आकृति है ये समचतुर्भुज होगी। आपने वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये बाहर वाले आकृति वर्ग है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, अंदर बनी हुई आकृति वर्ग होगी, स्क्वायर होगी। और आपने पतंग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये पतंग है, पतंग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया। मैं विकर्णों को हटा देता हूं, विकर्ण पहले इसलिए बना लिए थे क्योंकि पतंग की खासियत होती है उसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो पहले विकर्णों को समकोण पर कटवा दिया। चलो मैं पतंग बना ही लेता हूं, एक और पतंग के रूप में बना लेता हूं। एक बार बना लेते हैं, विकर्ण भी रहने देते हैं। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया, और इस प्रकार से जो आकृति बनी क्या होगी? आयत होगी। ये पतंग है यानी काइट, और ये जो आकृति बनेगी ये आकृति क्या हो जाएगी? आयत या रेक्टेंगल हो जाएगी। रेक्टेंगल या आयत हो जाएगी। आपको मैं एक बात बताऊं, आयत कब बनेगा इसका एक पैमाना बता देता हूं, चेक करने का आयत कब बनेगा। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो, आप थोड़ा सा ये देखो,
मान लीजिए विकर्ण जहां काट रहे हैं यहां पर एंगल ये थीटा बन रहा है, सपोज करो ये थीटा बन रहा है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो यहां पर बना हुआ एंगल भी तो थीटा होगा, थीटा ही होगा। और इसके ये पैरेलल है तो यहां पर अगर ये थीटा बन रहा है तो यहां पर बना हुआ एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि संगत कोण तो बराबर होते हैं। यहां पर अगर थीटा बन रहा है तो यहां पर बना हुआ एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल है। और ये थीटा बन रहा है तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये और ये एंगल बराबर होते हैं। तो अगर यहां थीटा एंगल बन गया तो यहां पर भी थीटा बनेगा, और ये अगर थीटा बन गया है तो यहां पर भी थीटा बनेगा, और ये अगर थीटा बन गया है और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने का ये एंगल भी तो थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। इधर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, जिसको मैं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा बोल देता हूं। तो अगर ये इधर वाला एंगल अल्फा है तो ये इसके नीचे वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल तो अल्फा होगा। ये इधर अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने का ये एंगल भी तो अल्फा होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। लेकिन जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं और AC के समांतर SR होता है तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री का होगा, और ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का होगा तो इसके सामने वाला भी 90 का होगा। ऐसे ही अगर ये 90 का है, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का हो गया तो इसके सामने वाला भी 90 का होगा। जिस किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, उस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो नया चतुर्भुज बनता है वो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन उसकी भी एक नेक्स्ट एडवांस्ड फॉर्म बन जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। अब विकर्ण समकोण पर किस किस में काटते हैं? एक तो काटते हैं समचतुर्भुज में, एक काटते हैं वर्ग में, और एक काटते हैं काइट में। तीन ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके विकर्ण समकोण पर काटते हैं। जो डिफाइंड चतुर्भुज है उनके वर्ग के समचतुर्भुज आयत के नहीं काटते हैं, आयत के नहीं काटते हैं, समचतुर्भुज के काटते हैं। समचतुर्भुज बाहर बना हुआ है, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और काइट के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो आप अगर समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो, आयत बनेगा। ठीक है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो, आयत वर्ग में एक ही बात होती है, एंगल्स तो 90-90 डिग्री के होते हैं। पतंग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो, क्या बनेगा, आयत बनेगा। और ऐसे ही मैं कोई एक रेंडम ले लेता हूं, ऐसे ही मैं रेंडम ले लेता हूं, कोई ऐसा चतुर्भुज ले लेता हूं जिसके विकर्ण है वो 90 डिग्री पे काट रहे हो। इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है, विकर्ण 90 डिग्री पे काट रहे हो, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। यहां से यहां मिला सकते हो, यहां से यहां मिला सकते हो, यहां से यहां मिला सकते हो, यहां से यहां मिला सकते हो। अगर इनके साइड्स के जो अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इनकी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, और यहां से यहां मिला दो। ये बाहर बना हुआ चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, रेंडम हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो आपसे कभी भी पूछ लेंगे, आपसे कभी भी पूछ लेंगे, ठीक है, कि एक चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो बनी हुई आकृति क्या होगी, आपका जवाब होगा आयत। ठीक है, आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले कि कोई समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या होगी, आपका आंसर होगा समांतर चतुर्भुज ही होगा, आयत नहीं करना है। आप कई जगह आपको आयत मिल सकता है, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो किताबें चलती है उसमें आयत दे रखा है, आयत नहीं बनेगा। आयत कब बनेगा,
जब विकर्ण समकोण पर काटते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटे ये जरूरी नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर तभी काट सकते हैं जब वो या तो समचतुर्भुज का रूप ले ले या वो वर्ग का रूप ले ले, उसी कंडीशन में काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो समांतर के अंदर समांतर ही बनेगा, क्योंकि इसके विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनता है, और यहाँ जो एंगल बनता है, इधर वाला एंगल है वो तो इसके बराबर हो जाता है, इधर वाला एंगल है वो इसके बराबर हो जाता है। जैसे मैं इसको मिलाऊं, यहां से यहां मिला दूं और यहां से यहां मिला दूं, तो ये जो एंगल आएगा थीटा, वही एंगल थीटा है, वो ये हो जाएगा। और इधर जो एंगल आएगा अल्फा, वही एंगल अल्फा ये हो जाएगा। तो ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। तो उस कंडीशन में ये आयत नहीं बनेगा। क्या ये चीज क्लियर है? टाइम हो गया या बाकी? अर्थमेटिक पढ़ते हैं, टाइम हो गया है, अर्थमेटिक पढ़ते हैं।